हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वापस इस क्लास में इस वीडियो में स्वागत है। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनके लिए आज राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण का छठा अध्याय चैप्टर 6 शुरू करने जा रही हूँ। यानी कि 5 चैप्टर्स इसमें करवाए जा चुके हैं, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि उन सभी चैप्टर्स को देखिएगा, उन सभी चैप्टर से जुड़े हुए डाटा को पढ़िएगा, क्योंकि सभी डाटा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप करंट से रिलेटेड टॉपिक लीजिए उसमें, चाहे आप अपने राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आरएएस जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उन्हें पता है कि राजस्थान अर्थव्यवस्था अपने आप में एक टॉपिक है, जिसमें से 20 टू 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15-20 क्वेश्चन आपके इसी आर्थिक सर्वेक्षण में से ही होते हैं। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण को सरल तरीके से कराने की मैंने पूरी कोशिश की है अपनी वीडियोस में। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आ ही रहा होगा। तो इन सब चैप्टर्स को, चैप्टर 5 को आपको सभी को ध्यान से पढ़ना है, और जो स्टूडेंट्स शुरू से बने हुए हैं उन्हें पता ही है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर में अपने आगे बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बात की गई है? चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य से पहले मैं आपसे बात बताना चाहूंगी आपको कि इससे जुड़े हुए कुछ चीजें हम पढ़ चुके थे जब हमने एक टेबल पढ़ी थी, जिसमें हमने शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि, और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, इन सब के बारे में बात की थी। तो वो डाटा तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो चीज दी गई है, यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले जो आपके सामने ग्राफ है, आई होप ग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वरना मैं कोशिश करूंगी आपके सामने फिगर दोबारा से लिखकर बताऊं। पहले जो आपके सामने ग्राफ है वो है कुल प्रजनन दर, और वो भी आप देख रहे हैं भारत में भी बताया गया है और राजस्थान में भी बताया गया है। प्रति महिला बच्चे कुल प्रजनन दर, जिसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन दर यानी कि शॉर्ट में मैं आपको कहूं, इसको तो कहा जाता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब होता है एक महिला औसतन अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर कहलाता है। तो जब हम इन डाटा के बारे में पढ़ते हैं, चाहे देखिए भारत में बात कीजिए चाहे राजस्थान में बात कीजिए, दोनों ही जो आपके सामने डाटा है वो क्या दिखा रहा है? 2। यहां पर भी ये फिगर 2 है, यहां पर भी ये फिगर 2 है। इसका मतलब है एक महिला ऑन एन एवरेज, जब राजस्थान की बात की जाती है, अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म देती है। और यही डाटा आपके जब पूरे भारत के लेवल पर कहा गया तो ये भी 2 है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कुल प्रजनन दर को याद रखना। भारत की बात हो या राजस्थान की बात हो, दोनों में ही ये डाटा को 2 बताया गया है। अगला देखिए क्या बात की गई है, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर की बात पहले भी की जा चुकी है, वो यहाँ पर दोबारा आया है, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, शिशु मृत्यु दर। और ये वहां पर भी मैंने आपको बताया था प्रति 1000 जीवित जन्म, मतलब एक साल के अंदर 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों में से ये पता किया जाता है कितनों की मृत्यु हुई, तब आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आती है। ऐसा नहीं निकालते कि कितने बच्चों की डेथ हुई, सिर्फ वो देखा जाता है प्रति 1000 पे ये डाटा आता है कि 1000 अगर जीवित बच्चों का जन्म हुआ है, उनके ऊपर कितने बच्चों की डेथ होती है, वो जब काउंटिंग की जाती है तो वो आपकी कहलाती है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है, वही बात फिर से भारत और राजस्थान के बारे में बात की गई है। तो जब राजस्थान में इस डाटा के बारे में बात की गई तो ये आपका आया है 30.3, और जब भारत के लेवल पर बात की गई तो ये डाटा आपके सामने है 35.2। राजस्थान में डाटा आया है 30.3। अब देखिए आप ये कहेंगे, जब वहां पर हमने शिशु मृत्यु दर पढ़ी थी, जिनको याद होगा पहली क्लासेस देखी हैं, 32 पाई गई थी जब हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में बात की थी। देखिए ये जो डाटा आप पढ़ रहे हैं ना, ये NFHS द्वारा दिया गया है। NFHS द्वारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, उनके द्वारा दिया गया है। तो डाटा कलेक्शन की जब अथॉरिटीज अलग अलग होती हैं तो कई बार डाटा में डिफरेंस आ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो यहाँ पर टेबल में आपके सामने डाटा है वो है राजस्थान में 30.3 और पूरे भारत के लेवल पर 35.2। अब अगली बात करते हैं संस्थागत जन्म, जो इसमें दिया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं में होने वाले जन्म का प्रतिशत। ये संस्थागत जन्म क्या है? देखिए इसमें क्या बात की जाती है संस्थागत जन्म के अंदर, एक महिला, देखिए पहले क्या था कि घरों में ही बच्चों का जन्म हो जाता था। आजकल गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जाती है कि जो भी जन्म हो बच्चों का, वो एक संस्थागत जगह पर
एक हॉस्पिटल में, एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बच्चों का जन्म नॉर्मली कराया जाता है। तो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि इससे मदर को सुरक्षित रखना, बच्चे को सुरक्षित रखना बहुत ईज़ी हो जाता है और इसी से हमारी जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ रही है, चाहे शिशु मृत्यु दर की बात करें, चाहे मातृ मृत्यु दर की बात करें। तो संस्थागत जन्म में देखा जाता है कि कितनी महिलाओं ने अपने बच्चों को एक मैं बात करूँ प्रॉपर इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में बर्थ दिया है। तो यहाँ पर उस डाटा के बारे में बात करेंगे जब, तो देखिए जब राजस्थान के रिस्पेक्ट में डाटा आया है आपके सामने तो वो फिगर कितनी दी गई है आपको 94.9 94.9% मतलब ऑन एन एवरेज अगर 100% जब देखा गया है जन्म के बारे में तो उसमें से 95% के अराउंड जो जन्म है वो संस्थागत जन्म है। मतलब एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में, एक प्रॉपर हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी 5% के अराउंड जो जन्म है वो अभी भी हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहे हैं, घरों में ही कराए जा रहे हैं, जिनसे कहीं न कहीं शिशु की हेल्थ पर भी और माता की हेल्थ पर भी कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किस तरीके से उस रेट को पूरा 100% किया जाए ताकि दोनों की तरह से ही कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। जब हम बात करते हैं भारत के रिस्पेक्ट में इस डाटा की तो वो आपके सामने है 88.6%। मतलब हम तो राजस्थान के बारे में ही कह रहे थे कि 94.9 है मतलब 5% संस्थागत जन्म नहीं हो रहा तो वही हम उसको एक गलत पॉइंट में ले रहे थे। जब देखिए पूरे भारत का डाटा आया तो वो फिगर तो आपके सामने और भी जो आने वाली है जो 88.6 है। मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करें 12% जो 12% अभी भी जन्म होते हैं वो संस्थागत जन्म नहीं है। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है, गवर्नमेंट तरह-तरह की योजनाएँ लाती हैं। ये योजनाएँ कैसी होती हैं, इस तरीके से बताया जाता है कि जिन बच्चों का जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या माताओं द्वारा दिया जाएगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलग-अलग स्कीम, अलग-अलग योजनाएँ लाई जाती है। सिर्फ़ रीज़न यही है उनको इनकरेज करना कि एक संस्थागत तरीके से जन्म हो ताकि माता और बच्चे दोनों की हेल्थ पर एक सही प्रभाव पड़ सके। तो ये फ़िगर आपके सामने हमें इसमें फ़िगर ही पढ़नी है। तो जब हमने कुल प्रजनन दर की बात की, तो चाहे भारत के रिस्पेक्ट में बात करें, चाहे राजस्थान के, दोनों में ही ऑन एन एवरेज ये पाया गया कि एक मदर, एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म देती है जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा गया। जब शिशु मृत्यु दर के बारे में बात की गई तो जैसे मैंने कहा ये डाटा एनएफएचएस के द्वारा आया है। वो राजस्थान में पाई गई 30.3 प्रति हज़ार जीवित जन्म के हिसाब से, भारत में ये पाई गई है 35.2। जब हमने बात की संस्थागत जन्म की तो राजस्थान में अभी भी जो ये फिगर है मतलब कितने बच्चों को एक संस्थागत जगह पर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स में बर्थ दिया जाता है वो फिगर आपके सामने 94.9 है। पूरे भारत के रिस्पेक्ट में ये फिगर आपके सामने है 88.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली देखिए आपके सामने स्लाइड में क्या दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपचारित मरीज, ये आपके सामने देखिए मैं पहले ही स्लाइड करा रही हूँ, उससे पहले ही बता दूं ऐसा आपके सामने एग्जैक्ट अभी तक कुछ नहीं है कि प्रॉपर क्वेश्चन पूछा गया हो। बाकी हम इस चीज को जब अपनी गवर्नमेंट की अभी पूरी योजनाएं भी पढ़ेंगे अगली क्लास से, हमारी जो भी फ्लैगशिप योजनाएं बोली जाती है, गवर्नमेंट अलग अलग योजनाएं लाई है, तब भी उसके बारे में बात की जाएगी कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन सी गवर्नमेंट की योजना है। तब वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। ये इतना नहीं है कि इसमें से बहुत ज्यादा आया है, लेकिन वही बात जो मैं आपको पहले कह रही थी कि जब एक चीज दी गई है आर्थिक सर्वेक्षण में तो हमें स्किप नहीं करना है, हमें एटलीस्ट वो चीज पता होनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में फिर से वही बात आ गई। नवंबर 2022 तक का डाटा है आपके सामने, नवंबर 2022 तक का। और क्या चीज है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपचारित मरीज, कितने मरीजों को उपचार दिया गया। और आप अगर देख रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर में दिया गया है। कार्डियोलॉजी में एक संख्या दी गई है, सामान्य दवा वो ज्यादा है क्योंकि नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है सामान्य दवा। तो जो ये सामान्य दवा है उसमें कितने मरीजों को उपचार दिया गया उनकी एक संख्या दी गई है। सामान्य शल्य चिकित्सा की जब बात की जाएगी उसकी एक अलग फिगर है। प्रसूति एवं स्त्री रोग की जब बात की जाएगी उसकी है। यूरोलॉजी, कैंसर, ऑर्थोपेडिक, बाल चिकित्सा, आपातकालीन कक्ष पैकेज जो इमरजेंसी वाले आपके होते हैं, और फिर अन्य में बाकियों को, और कार्डियोलॉजी का मैंने बता ही दिया है। देखिए एक चीज इसमें क्या कहा गया है, योजना के अंतर्गत मरीजों को 1998.77 करोड़ से अधिक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। तो आपको बेसिकली जो ध्यान रखना है, ये इतने सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रोगों पे, स्त्री रोग हो या कैंसर हो, बाल चिकित्सा हो, जो अलग अलग संख्या है वो नहीं याद रखनी है हमें। सिर्फ एक
कॉमन फिगर पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। हम बात करते हैं अपनी फिगर पे कि इस योजना के अंतर्गत, इस मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कुल मरीजों पर कितना खर्चा सरकार के द्वारा किया गया, मतलब ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने कितनी सर्विसेज दी। जब बजट की बात की जाती है तो वो आपके सामने है 1998.77 करोड़, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के अराउंड है ये फिगर, जो गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों के अंदर मिलाकर चिकित्सा के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सेवाएं दी गई हैं उनकी संख्या, उनका अमाउंट आपके सामने है 1998.77 करोड़। तो आपको ये फिगर एक्चुअली ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल नवंबर 2022 तक कितना अमाउंट दिया गया चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए सतत विकास लक्ष्य SDG, जिनको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, पहले 2 मिनट उसके बारे में बात कराती हूँ, फिर आपको ये आगे चीजें बताऊंगी जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, देखिए हमारी सरकार के द्वारा, पूरे भारत के लेवल पे बात करूँ तो हमारी सरकार के द्वारा कुछ गोल्स रखे गए हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जिस स्तर से हम अपने इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में वो खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। ऐसी ही समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक एजेंडा रखा गया। एजेंडा हमारे सामने है, लाया कब गया था, 1 दिसंबर 2016 को लाया गया था। ये 2016 का आपका एजेंडा है और ये एजेंडा कब तक का है आपके सामने, SDG 2030, 16 में लाकर 2030, यानी कि 15 सालों का हमारा टारगेट है। टारगेट भी क्या क्या है, इसके अंदर 17 लक्ष्य रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 17 टारगेट्स बताए गए हैं, 17 लक्ष्य और 169 टारगेट्स। देखिए अलग अलग बात है, 17 लक्ष्यों में मेन जो जिस जिस सेक्टर में हमें बात करनी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हेल्थ के क्षेत्र में बात करें, हर जगह से रिलेटेड कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के गोल्स रखे गए हैं जिनको हमें अचीव करना है विद इन दैट 15 ईयर। 2016 से शुरू करते हुए 2030 तक उस एजेंडा को हासिल करने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है, जिसमें 17 आपके मेन टॉपिक, अगर मैं कहूँ मेन मुद्दे, जिनके अंतर्गत 169 टारगेट्स रखे गए हैं। तो 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट्स हैं, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एजेंडा कब तक का है, 2030 का एजेंडा है। और क्या गवर्नमेंट का एजेंडा है वो आपके सामने दिया गया है, हमारी दुनिया को बदलना, सतत विकास के लिए एजेंडा। तो सतत विकास के लिए जो एजेंडा 2030 है वो क्या है, हमारी दुनिया को बदलना। बदलना मतलब उसी सेंस में जो मैं आपको बता रही थी कि हम जिस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर हमारी जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। उसको देखते हुए बहुत सारे टारगेट्स गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए हैं। पहले ये ऐसा टॉपिक था जिसको सिर्फ बातों में लाया जाता था, बट अब धीरे धीरे ये देखा गया कि इस टॉपिक को एक्चुअली ज्यादा कंसर्न देने की जरूरत है, इसीलिए ऐसा एक एजेंडा लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, SDG, कॉमन जो नाम जिससे इसको जाना जाएगा, या बहुत सारी जगह इस नाम से ही आप इसको पाएंगे। मे बी पॉसिबल कि सतत विकास लक्ष्य पूरा ना पाकर आप SDG लक्ष्यों के नाम से पाए, तो वो आपके सामने है SDG लक्ष्य या SDG एजेंडा 2030 आपको मिलेगा। ध्यान क्या रखना है, 2030 का एजेंडा है, ये टैगलाइन वगैरह इतनी नहीं इंपॉर्टेंट कि आप इसको पढ़े। उनके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए हैं और 169 टारगेट्स रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कहा गया है। अब देखिए इसमें क्या चीज बताई गई है, इस आपने राजस्थान में आ जाते हैं। अब अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे लक्ष्य और टारगेट्स की, अब राजस्थान लेवल पर आ जाते हैं। जिला स्तर पर, राजस्थान की जब बात करेंगे, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, मतलब यहीं से आपके सामने क्या बन गया क्वेश्चन कि अध्यक्ष कौन हुआ, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष है। किसका, जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति, जो जिला स्तर पर, क्योंकि देखिए पूरी वो SDG एजेंडा तो पूरे भारत के लिए दिया गया है ना। हम जब राजस्थान के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई समिति ऐसी होनी चाहिए जो इसको देखेगी। तो जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गई वो कौन सी है आपकी, सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति,
ये तो हुआ समिति का नाम जो जिला स्तर पर बनाई गई है। फिर इसके अध्यक्ष की जब बात की जाएगी, किनको? जिला कलेक्टर। ठीक है, रिपीट कर रही हूं, जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति बनाई गई है, जिनकी अध्यक्षता किनको दी गई है? जिला कलेक्टर को। आगे बढ़िए, राजस्थान में जो एसडीजी का इंडेक्स है, इंडेक्स आते रहते हैं, मतलब अलग अलग टारगेट्स, आपको पता है संशोधन होते रहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मुद्दा जो हमें 22-23 के बारे में पढ़ना है, उसमें एसटीजी का जो इंडेक्स है उसका तीसरा संस्करण आया है हमारे इस पर्टिकुलर आर्थिक सर्वेक्षण में। कब है? मार्च 2022 में इसको जारी किया गया है। तीसरा संस्करण, जिसको आप आगे भी पाएंगे, देखिए इसको इंडेक्स 3.0 के नाम से भी जाना जाता है। 3.0 मतलब तीसरा संस्करण आया है कब? मार्च 2022 में जारी किया गया है, जिसकी गणना किस आधार पर की गई है? इसकी गणना में 14 लक्ष्यों को रखा गया है और 75 संकेतक, ये इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए कुछ तो मेन लक्ष्य होते हैं, जो 14 लक्ष्य यहाँ पर बताए गए हैं आपके, कि जो राजस्थान में जो एसटीजी का इंडेक्स आया है इस साल मार्च 2022 में, जिसको जारी किया गया है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि वो तीसरा संस्करण आया है 3.0। उसमें कितने लक्ष्य? 14 लक्ष्यों के बारे में बात की गई है। और लक्ष्यों के अंतर्गत भी जब संकेतकों की बात की जाती है कि उन लक्ष्यों में कौन कौन से इंडिकेटर्स पर बात करेंगे, तो वो आपके 75 संकेतकों पर चर्चा की गई है। तो 14 लक्ष्य, 75 संकेतक, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा संस्करण कब आया आपका? मार्च 2022 में जारी किया गया है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0, ये मैंने आपको बताया, में जिला जयपुर सूची में शीर्ष पर है। जब मार्च 2022 में जो आपका ये इंडेक्स जारी किया गया 3.0, इसमें जिस जिले को सूची में शीर्ष पर रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, वो आपका जयपुर है। जबकि अगर बात करें नीचे वाले जिले की, तो जिला 12 जो है आपका, वो आपके 33 जिलों में सबसे अंतिम स्थान पर है। तो सूची में बात कर रहे हैं, शीर्ष पर जो जिला है, शीर्ष पर जिला आपका कौन सा है? जयपुर। और आपके जब नीचे बिल्कुल अंतिम स्थान की बात की जाएगी सूची में, तो अंतिम स्थान पर कौन सा जिला है आपका? 12। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया 33 जिलों के बारे में, 33 जिले बोले गए हैं। आपको पता ही है राजस्थान में जिला के में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे मार्च 2022 तक का जो हम डाटा पढ़ेंगे उसमें हमारे वो 33 जिलों के बारे में ही पढ़ना है हमें। इसीलिए लिखा भी गया है कि जो 33 जिलों में बात की गई है उसमें से सबसे ऊंचा शीर्ष पर जो जिला पाया गया है जयपुर है, लक्ष्यों को अचीव करने के मामले में। और जो सबसे न्यूनतम पे आया है वो आपका 12 है। ठीक है, तो इस स्लाइड में देखिए हमने एसडीजी से जुड़े हुए लक्ष्यों के बारे में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसडीजी का एजेंडा 2030 तक का 16 में इसको लाया गया था। 15 साल के लिए इनके टारगेट्स हैं कि हमें इनको अचीव करना है। और जो टारगेट्स इसमें रखे गए हैं उनमें 17 इनके लक्ष्य हैं, 169 इनके टारगेट्स हैं। दो अलग अलग बातें हैं, 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 169 टारगेट्स हैं। और जब राजस्थान में बात की जाती है तो राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को अचीव करने के लिए समिति बनाई गई है, सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, मैंने आपको बताया है। और अब बात करें अपने इस 22-23 वाले डाटा की, तो मार्च 2022 में इससे जुड़ा हुआ आपका डाटा दिया गया था, जिसको इंडेक्स 3.0 के नाम से जाना गया, जिसमें यह पाया गया कि जयपुर जो आपका जिला है वो शीर्ष पर है, सबसे ऊंचे स्थान पर। और सबसे नीचे स्थान पर जब बात की जाएगी 33 जिलों में आपका 12। और इसमें और हमने एक चीज स्किप कर दी है कि इसमें जब बात की गई है वो 14 विकास लक्ष्यों की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके इंडिकेटर्स जो हैं वो 75 है। ये कुछ बातें आपको एसडीजी से जुड़ी हुई इस स्लाइड के अंदर ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें किसके बारे में बात किया गया है? CMRETAC। CMRETAC के बारे में ये क्या है आपका? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल। यानी कि आप अगर इसके नाम से ही पहचान पा रहे हैं तो राजस्थान स्तर पर, राज्य के स्तर पर आर्थिक सुधार के लिए जो भी हमें इकोनॉमी में अपने ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं, जो ईटी मतलब है इकोनॉमी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते होते हैं, उसके लिए एक सलाहकार काउंसिल चाहिए जो
टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी है। तो ऐसी सलाह के लिए एक काउंसिल बनाया गया है जिसको हम CMRETAC के नाम से जानते हैं राजस्थान में। इसी का नाम आपका मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल। ओके, बात क्या करनी है इसमें उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के यानी कि राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए, क्योंकि आर्थिक सलाहकार परिषद है तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो भी आपके आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए बदलाव होंगे उसमें सुधार करने के लिए ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। देखिए थिंक सोचना मतलब, तो बेसिकली गवर्नमेंट को सलाह देनी है उससे पहले हमें खुद सोच विचार करना होता है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए। जब आर्थिक सुधार की बात की जाती है तो उन आर्थिक सुधारों को बताने के लिए गवर्नमेंट तक एक थिंक टैंक के रूप में जो कार्य करता है, थिंक टैंक ध्यान रखिएगा, मे बी पॉसिबल कि इस तरीके से पूछा जाए राजस्थान में थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है राजस्थान में, जिसके बारे में बात की गई है। गठन कब किया गया इसका? 7 मार्च 2020 को, 7 मार्च 2020। इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक का था, लेकिन अभी के करंट फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूं कि इसके कार्यकाल को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2023 यानी कि ये अभी रनिंग में है, चल रहा है। इसका गठन कब किया गया? 7 मार्च 2020 को, और ये कहा गया था कि मार्च 2022 तक इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2023 तक। जब अध्यक्ष की बात की जाती है इसमें तो मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष है। देखिए नाम ही है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करने वाली चीज, क्योंकि मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद है तो उनको ही एडवाइस करनी है, तो अध्यक्ष जो बनाए गए हैं मुख्यमंत्री ही हैं। उपाध्यक्ष की जब बात की जाएगी, CMRETAC के जब उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर अरविंद मायाराम। उपाध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है? डॉक्टर अरविंद मायाराम। तो हमने बात की है CMRETAC के बारे में, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, जो क्या कार्य करता है राजस्थान में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है कि जब भी आर्थिक सुधारों से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे होते हैं उनसे जुड़ी हुई राजस्थान सरकार को कोई भी सलाह देनी है, वो जो उसके लिए परिषद बनाया गया वो CMRETAC है, जिसके अध्यक्ष की जब बात की गई तो मुख्यमंत्री स्वयं उसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की जब बात करेंगे यहाँ पे तो वो है आपके डॉक्टर अरविंद मायाराम। गठन किया गया था 7 मार्च 2020 को, कार्यकाल 2022 तक का था जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2023 तक। ये कुछ बातें CMRETAC के बारे में सिर्फ इसके गठन से जुड़ी हुई। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। आगे आपके सामने आपके आर्थिक सर्वेक्षण में इस परिषद से जुड़े हुए कुछ उद्देश्यों के बारे में बात की गई है कि ये जो परिषद बना, इसका जो गठन हुआ, किस लिए किया गया इसका गठन, इसके क्या उद्देश्य है। देखिए वैसे अगर मैं बात करूं आपके प्री के अकॉर्डिंग तो ये टॉपिक इतना नहीं है कि आपको पर्टिकुलर उद्देश्य पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस के लिए भी आपका एक टॉपिक बन सकता है, क्योंकि CMRETAC बना है तो मे बी पॉसिबल कि आपको वहां पूछा जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके उद्देश्य पता होने चाहिए, और आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिया गया है इसीलिए जस्ट इसको कर रहे हैं, अदरवाइज प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इतना नहीं लेते। देखिए क्या कहा गया है, कौन कौन से उद्देश्य हैं। राज्य की आर्थिक वृद्धि और विकास में आ रही चुनौतियों की पहचान करना, जो भी आर्थिक जब हम कोई सुधार करते हैं उसमें जो भी चुनौतियां आती हैं उनको पहचानना, और फिर उसको विशिष्ट कार्रवाई योग्य सलाह देना। एडवाइस करना ही इनका काम है, एडवाइजरी काउंसिल है तो उससे रिलेटेड एडवाइस करना। राज्य के विशिष्ट आर्थिक और वित्तीय नीतिगत विषयों के गहन विश्लेषण हेतु अध्ययन करना, कि जो भी राज्य में आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई गतिविधियां हो रही हैं, उनका विश्लेषण करके अध्ययन करते रहना टाइम टू टाइम, ताकि गवर्नमेंट को सलाह दी जा सके। राज्य में की जा रही नवीन पहल को चिन्हित करके जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है उनकी मध्य अवधि प्रगति को सुनिश्चित करना। जैसे मैंने कहा हमेशा जरूरी नहीं है कि एट दी एंड ही आप उसको रिव्यू करेंगे, मध्य अवधि बीच में ये देखना कि जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लाई गई है कितनी अपने लक्ष्य तक पहुंची है, तथा इनके क्रियान्विति के विभिन्न स्तरों की समीक्षा करना और टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना कि कितने तक पॉलिसीज को अचीव किया जा चुका है। राज्य की विकास योजनाओं में आने वाली मध्यम अवधि की चुनौतियों के संबंध में समुचित समाधान देना। देखिए थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि
प्रगति को सुनिश्चित करके समीक्षा करना, रिव्यू करना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल दिया आपको, जब रिव्यू हो गया है और उसमें कुछ लग रहा है कि चुनौतियां हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, तो चैलेंजेस अब आएंगे तो उसका सुझाव देने के लिए ही इनको बनाया गया है। तो जब चैलेंजेस आए तो उससे जुड़े हुए जो सुझाव है वो ये समिति देगी। परिषद की सिफारिशों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को समय समय पर मार्गदर्शन देना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट में, तो ये परिषद सिर्फ सलाह देने का कार्य करती है। आगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम है कि इनको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है। राज्य की आर्थिक विकास और वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित वक्ताओं को के व्याख्यान आयोजित करना। देखिए व्याख्यान हमको पता है सेमिनार्स वगैरह आयोजित होते रहते हैं, तो ये भी इसी परिषद को दिया गया है काम कि अगर राज्य में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को डिस्कस करना है, कुछ भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए भी जो भी सेमिनार्स या जो भी आपके व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, उसका कार्य भी इसी को दिया गया है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, जो हमने ये CMRETC पढ़ा है, इट मे बी पॉसिबल कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना ज़्यादा नहीं हो। गठन पूछा जा सकता है, कार्यकाल पूछा जा सकता है, आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, बट कार्यों को उद्देश्यों को इतना डीप में वहां तो नहीं पूछा जाता। लेकिन जब CMRETC एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ये स्लाइड दी गई है। तो देखिए आज हमने जो क्लास में पढ़ा है, सबसे पहले हमने बात की अपने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में। इसमें मैं फिर से कह रही हूँ आपको, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हमने पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ा है, वो ज़्यादा ध्यान रखना है, उसका पता होना चाहिए, प्लस ये चीज़ें भी। उसके बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने तक लोगों को लाभान्वित किया गया, अलग अलग वो सारा डाटा है। आपको मैंने बताया, आपको अमाउंट पता होना चाहिए, कितना खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा इन टोटल किया गया। फिर बात करेंगे SDG लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे पूरे भारत लेवल पर आप बात कीजिए, चाहे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कीजिए। कब गठन हुआ, कितने लक्ष्य रखे गए, कौन सा भी इंडेक्स लाया गया था, और उसके अलावा कौन सा आपका जिला, बात करें कौन सा शीर्ष पर है, कौन सा सबसे अंतिम स्थान पर है वो। एंड में हमने बात की है CMRETC के बारे में, किसका कब गठन हुआ, क्या कार्यकाल और क्या उद्देश्य है। अब देखिए क्लास, ये आपका जो जब राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाती है तो उसका एक सारांश समरी अगर मैं कहूँ, वो यहाँ तक हो जाती है। बट इसमें अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो आपकी है फ्लैगशिप योजनाएं। सरकार के द्वारा आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ योजनाएं अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं, जो आपके मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था क्लास के, चाहे करंट के हिसाब से आप कहिए या फिर राजस्थान के हिसाब से कहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली क्लासेस में हम उन योजनाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। सरकार के द्वारा इस आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में 33 योजनाओं के बारे में बात की गई है, 33 फ्लैगशिप योजनाएं, उनसे जुड़ी हुई जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स लाई गई हैं, वो हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। तो आने वाली क्लासेस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण के हम 6 अध्याय पढ़ चुके हैं, 6 चैप्टर्स, सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। तो ये सभी आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये सारा अपना डाटा आप कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।